हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष कुमार दुबे है। इस साल का मैंने आईपीएस पीओ मेंस क्वालिफ़ाई किया है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा आईपीएस पीओ मेंस नहीं हो पाया था और इस बार मेरा इंटरव्यू है। आज मैं गाइडली का मॉक इंटरव्यू देने नोएडा गया हुआ था। नोएडा सेक्टर 16 से उतर कर ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर पे है। आप चाहो तो ई रिक्शा ले सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, जब मैं गाइडली में इंटरव्यू देने जा रहा था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी था, साथ साथ में थोड़ा बहुत नर्वस भी था। मैं कॉन्फिडेंट इसलिए था कि मुझे अपने नॉलेज पे पूरा भरोसा था। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। मेरे पास में मेरी बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सब बहुत अच्छे से तैयार है, लेकिन साथ साथ में बहुत दिनों से कोई इंटरव्यू का एक्सपोजर नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं नर्वस भी था कि क्या कमियाँ अंदर आएँगी, किस पोर्शन में मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। देन आफ्टर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, वहाँ एक फॉर्म फिल करने को दिया। देन आफ्टर मुझे थोड़ी देर वेट करने को कहा। मेरे से पहले 2 या 3 लोगों का इंटरव्यू बचा हुआ था, चल रहा था। देन आफ्टर जब मुझे वहाँ पे बुलाया गया, मैं बहुत नर्वस था। तो वहाँ पे 3 मेंबर्स का बेंच था। एक वेंकटेश्वर सर थे और दूसरे विष्णु प्रकाश सर थे और तीसरे सर का मुझे नाम नहीं पता। तो मैं वहाँ पे अंदर गया। पहले मैंने उनको ग्रीट किया। देन आफ्टर दे आस्क्ड मी टू सिट डाउन। उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले पूछा, दूसरे एक सर ने पूछा, शायद वेंकटेश सर ने पूछा, मैं आशीष मैं आपके बारे में क्या जान सकता हूँ। सो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया और इंट्रोडक्शन के लास्ट में मेरा टारगेट था, क्योंकि मेरा 2018 में ग्रेजुएशन हुआ, 5 साल का गैप हो चुका है। मैंने उन्हें रीज़न बताया कि सर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और इस साल मैंने इंटरव्यू दिया है। दूसरे सर ने पूछा, सर आशीष आपके नाम का सिग्निफिकेंस क्या है? देन आई सेड आशीष मीन्स ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। उसके बाद में विष्णु प्रकाश सर ने पूछा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में शुरू किया और मैंने बताया सर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, लेकिन उसके बाद में मैं थोड़ा सा फंबल कर गया। मुझे उसकी नॉलेज तो थी, लेकिन मैंने उसको कोहेरेंट और कंसाइज वे में उनके सामने रख नहीं सका। इस तरीके से फिर उन्होंने मुद्रा पूछा, मैंने मुद्रा के बारे में बताया। उन्होंने मुद्रा का मुझे लिमिट पूछा, फिर उसके बाद में मुद्रा के बारे में क्या क्या लिमिट है। तो मैं बताया सर शिशु है, तरुण है। मैं बोला सर एक जो 5 लाख जिसकी लिमिट है 50,000 से 5 लाख, सर वो भूल रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि सर वो किशोर है। तो फिर उन्होंने मुद्रा का फॉर्म पूछा मुझसे। उसके बाद में उन्होंने पूछा सर आप बस्ती के बारे में पूछा, जहाँ से मेरा नेटिव प्लेस है, और मैं उसके बारे में बताया। उसके बाद में उन्होंने इतने में मैं देखा कि इंटरव्यू मेरा पैकअप होने लगा सर ने, और मैं बहुत सरप्राइज़ था कि यार अभी मुश्किल से 3 से 4 मिनट भी नहीं हुई, मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत में मेरे से लगभग 3-4 क्वेश्चन और पूछे थे इसी तरीके से, और लगभग 4 मिनट का मेरे पास इंटरव्यू था। मैं सोचा इतनी दूर से मैं आया हूँ, इतने देर की सिर्फ 5 मिनट इंटरव्यू के लिए आया हूँ, और मुझे हैरानी हुई थोड़ा। तब तक इस सर ने पूछा कि आशीष मगहर क्या है। तो मैं बताया सर मगहर मेरी बस्ती का पहले पार्ट था, अब वो उसका पार्ट नहीं है। वहाँ पे कबीरदास जी का डेथ हुआ था, और हमारे यहाँ पे कहावत भी है सर एक कि 7 दिन काशी मरने के दिन मगहर। तो उन्होंने बताया हाँ। तो उन्होंने एग्री किया कि लाइक वो बहुत ज़्यादा ही इन चीज़ों को मानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने जब काशी बहुत पवित्र माना जाता था, मगहर माना नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे प्रेफर किया। मैंने कहा यस सर। उन्होंने शास्त्रार्थ में काशी के बड़े विद्वानों को पराजित किया। उन्होंने कहा गुड। लेकिन मैं बहुत लास्ट में एंग्री था, फ्रस्ट्रेटेड था कि यार इतने दूर से 4-5 मिनट के लिए इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, इससे मुझे क्या अपने अंदर को जज करने को मिलेगा, मैं क्या जान पाऊँगा मेरे अंदर क्या कमी है। इंटरव्यू ख़त्म हुआ। इसी वजह से एक और मेरे बाद में एक और लड़की का इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू दे के बाहर आई। मैंने उससे पूछा, उसने भी सेम कहा कि 4-5 मिनट का इंटरव्यू कोई फ़ायदा नहीं। और यही सोचते सोचते मैं अपने घर आ गया और मैं फ्रस्ट्रेटेड था। मैं घर पे बैठकर मैं एट द एंड जब वहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैंने उनसे कुछ अपनी कमियाँ पूछी। सर मैं इतना मार्क्स टारगेट कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा? तो बताया कि देखो ये कमियाँ है, आप अपने करंट अफेयर्स को बढ़ाइए। जैसे उन्होंने उसके बाद बीच में उन्होंने करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा था मुझसे, लाइक विनेश फोगाट को जानते हो? मैंने कहा सर वो स्पेशलिंग में है। फिर उन्होंने कहा रिसेंटली कहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो भी कल का न्यूज़ तो मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने कहा सर तो मुझे ध्यान था इस साल मध्य प्रदेश में और 1-2 जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। तो कहा नहीं ये नहीं है, नागालैंड, त्रिपुरा और कोई एक और स्टेट बोला वहाँ पर इलेक्शन होने वाले, मेघालय शायद वहाँ इलेक्शन वाले। मैंने कहा सॉरी सर मैंने पढ़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा ओके करंट अफेयर अपडेट करो। तो उन्होंने आप मेरे लास्ट में फीडबैक में लिखा कि आपका करंट अफेयर की प्रॉब्लम है और 1-2 चीज़ें आप अपडेट करो। लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि 4-5 मिनट का इंटरव्यू, क्या इससे सीखने को मिलेगा, लाइक चीट वाली फीलिंग आई। बट जब मैं घर पे आया और लगभग थोड़ी देर पहले मैं बैठ के सोचना शुरू किया, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, कोई 35 ईयर का एक्सपीरियंसड है, कोई 40 ईयर का एक्सपीरियंसड है, और वो उनके लिए मेरी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए 35-40 मिनट का टाइम, 10 to 15 मिनट का टाइम की ज़रूरत नहीं है। 4 to 5 मिनट की इतने सालों का उनका अनुभव है, बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, दे ऑल आर 70+ या 65+।
तो वो मुझे समझ सकते हैं। मैं समझ गया कि जब 4-5 मिनट के इंटरव्यू जब मुझसे प्रधानमंत्री जन धन योजना बोला गया, मुझे उसकी पूरी नॉलेज है। मुझे पता है उसमें BSBD अकाउंट है, जीरो बैलेंस है, साथ में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन एक कंसाइज़ जो कोहेरेंट वे में मैं उनके सामने अपनी बातों को रख नहीं पा रहा था। नॉलेज डिस्पाइट नॉलेज होते हुए भी मैं उनके सामने बातों को रख नहीं पा रहा था। तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुआ कि वो इस बात को उनको सब पता है, उन्होंने इस बात को समझ लिया कि मेरे अंदर कहाँ कमियाँ हैं, तो उसके लिए 15 मिनट के साथ टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने उस सभी पॉइंट को मेरे सामने लिखा। तो यही मैं कहना चाहूँगा, कई लोगों को इंटरव्यू देके आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद वहाँ पे गलत हो रहा है, या मेन इंटरव्यू में जाते हैं, शायद हमारे अंदर छोटी-छोटी कमियाँ होती हैं जो उन्होंने 4-5 मिनट में हमको हाईलाइट कर सकते हैं। तो अब मुझे लगा है कि शायद जो मेरे पास नॉलेज है उसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना मुझे आना चाहिए, क्योंकि नॉलेज होने से कुछ फ़ायदा नहीं जब तक मैं उसको एक्सप्रेस ना कर सकूँ, जब तक दूसरों को उसको समझा ना सकूँ। तो इंटरव्यू अच्छा रहा और आई होप मेंस के मार्क्स को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं लाइक एक कॉर्नर पे हूँ। मे बी 85-90 तक भी जा सकते हैं मार्क्स, और मे बी 73-74 तक भी आ सकते हैं, बिकॉज कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में मेरी प्रॉब्लम हो गया था, और वी ऑल नो अबाउट कौन सेक्शन। सो इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरा इतना एक्सपेक्टेशन मैं इंटरव्यू में अच्छा करूँगा। जितना मुझे आज अपनी कमियाँ मालूम पड़ी हैं, मैं उस पर काम करूँगा। मुझे लगता है इंटरव्यू मेरा अच्छा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट जो इंटरव्यू दे रहे हैं, और जो इंटरव्यू इन फ्यूचर देने वाले हैं, वो डेफिनेटली आप जाएँ, और एटलीस्ट वहाँ पे ब्लेम करने की बजाय, क्योंकि मैं भी ब्लेम करता हुआ आ रहा था कि सही नहीं हुआ, सारी चीज़ें अच्छी नहीं हुई, शायद बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन अब जब मैंने अपनी कमियों पे ध्यान दिया, तो मुझे लगा कि शायद वो कमियाँ मेरे अंदर ही थी। तो ज़रूरी है कि सामने वाले को जब हम ब्लेम करेंगे तो अपनी कमियों पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो एक बार आप ध्यान दें, अपने जो आपको खुद से लगा कि क्या मेरी प्रॉब्लम्स रही, उसको नोट डाउन करें और उस पर वर्क करें। जैसे उन्होंने एक बात बोला कि लास्ट में मुझसे बोला कि आप कभी-कभी बहुत तेज़ हो जाते हैं, और सही बात है। मैंने इस बात को नोटिस किया कि जब मैं उनको बता रहा था, तो शायद मैं कॉन्फिडेंट बहुत था वहाँ पे, थोड़ा नर्वस था लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत था। और इस चक्कर में मैं क्या होता, कोई पूछा गया उसको, अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, सोचने का टाइम लूँगा, तो मैं चीज़ों को अरेंज कर पाऊँगा। लेकिन मैं सिस्टमेटिकली बहुत तेज़ी से बोलने की कोशिश किया, और इससे चीज़ें बहुत फास्ट हो गई, मगर आपस में हो गई। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट सभी को इंटरव्यू के लिए। आई होप सबका अच्छा रिजल्ट आए। थैंक यू।